हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस में आज का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम आपदा प्रबंधन में आपदा और आपदा से होने वाली क्षति, उसका प्रभाव तथा संकट और आपदा में मूलभूत अंतर के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद आपदाओं का वर्गीकरण कि प्राकृतिक आपदाएं, मानवजन्य आपदाएं, इनमें क्या अंतर है, इसके विषय में पढ़ते हुए इसके बाद हम आपदा प्रबंधन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आपदा के कितने चरण होते हैं, किस तरह से हम कैसा मैनेजमेंट करें जिससे हम इस आपदा से अच्छे से निपट सकें। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम आपदा के विषय में जानते हैं। आपदा क्या होता है कि आपदा शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डेश रास्त्रे से हुई है। मतलब ये दो शब्दों डेस और एस्टर से मिलकर के बना होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसे खराब या अमंगल सितारे के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि किसी समुदाय या समाज में सुचारू रूप से कार्य करने में कोई ऐसी गंभीर बाधा जो व्यापक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय क्षति के रूप में अगर उत्पन्न हो जाए और उसका समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ जाए, जिससे कि समाज हमारा उससे निपटने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करे और अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए समाज के लिए संभव ना हो पाए, उसे हम आपदा के रूप में जानते हैं। अब अगर हमारे सामने आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो आपदा का जो प्रभाव पड़ता है वो किसी भी कोई संकट है या घटना है या आपदा हमारी ऊपर जो आई है उसका कोई ना कोई प्रभाव होता है। अब वो नकारात्मक प्रभाव हो सकता है या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो इसे हम समझते हैं कि आपदा के जो प्रभाव होते हैं उसमें हमें आर्थिक है या मानवीय है या पर्यावरणीय प्रभाव ये सम्मिलित होते हैं। अब इसके प्रभाव में जैसे मृत्यु है, चोट है, किसी को बीमारियां हो जाती हैं या मानव में जो शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य पर जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सब आपदा के प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है। अब अगर हम आपदा का जो प्रभाव पड़ रहा है तो उससे क्या होगा कि आपदा के पश्चात क्षति भी हो जाती है। आपदा का जो भी प्रभाव पड़ रहा है तो उसके पश्चात जो हमें क्षति हो रही है उसके मापन के लिए कुछ इकाइयाँ हमने अपने लिए कुछ इकाइयों शामिल की गई हैं। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपदा घटित हुई उसे हम सामान्य भौतिक इकाइयों के रूप में, जैसे कोई आवास है या घर है उसके लिए वर्ग मीटर है, सड़क के लिए किलोमीटर है, इन सब में इन्हें क्या करते हैं, मापते हैं। इसमें हम ये माप रहे हैं कि कितने बड़े क्षेत्र में हमारा आपदा का आंशिक प्रभाव पड़ा है या पूरी तरह से प्रभाव हुआ है, और आधारभूत सेवाएं हैं उनमें कितना व्यवधान हुआ है, जो आजीविका के स्रोत हैं उसमें कितनी हानि हुई है। ये हम इस तरीके से आपदा की क्षति को मापने का प्रयास करते हैं। अर्थात जैसे आपदा आई है तो आपदा का जो प्रभाव पड़ा, फिर आपदा की क्षति का हम इन तरीकों से मापन कर लेते हैं। हमारे समाज में समय समय पर अनेक तरह की आपदाएं आती रहती जिनका हम सामना करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे प्राकृतिक संकट आया और आपदा है, उसमें कुछ क्या अंतर होता है या एक समान है? तो इसमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। जैसे संकट जो है एक संभावित आपदा के रूप में जानते हैं। संकट एक खतरनाक भौतिक स्थिति या घटना हो गई, जबकि अगर आपदा देखें तो एक गंभीर दुर्घटना है। मतलब संकट अगर कुछ कम है तो आपदा एक गंभीर दुर्घटना के रूप में मापा जाएगा। इसमें कोई त्रासदी है या किसी संकट का जो परिणाम है जो हमें क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संकट मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देते हैं। उन्हें हम आपदा कह देते हैं या कह देते हैं प्रलयंकारी घटना है। मतलब अत्यधिक जिसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो हमें प्रभावित कर रही हैं। एक आपदा जो है समाज की जो सामान्य कार्य प्रणाली है ना उसे पूरी तरह से बाधित कर देती है। और संकट जबकि क्या है, जैसे भूकंप है, बाढ़ आया या ज्वालामुखी विस्फोट है, भूस्खलन है, सूखा आदि के द्वारा जानमाल की जो है ज़्यादा क्षति नहीं होती है, तो इसे हम प्राकृतिक संकट कह देंगे। जबकि अगर इसमें जानमाल की अत्यधिक क्षति हो जाती है और साथ साथ में क्या हो गया, रोजगार के अवसर भी बाधित हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, संकट ना कह करके आपदा के स्वरूप के रूप में जानते हैं।
ठीक है। अब संकट में क्या हो रहा है, अब चूँकि उसका प्रभाव कम पड़ रहा है तो उसमें कम संख्या में लोग प्रभावित होंगे, और आपदा में क्या हो रहा है कि इसमें ज़्यादा गंभीर रूप में है, तो इसमें क्या होगा, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक ज़्यादा हो जाएगी, जिसका प्रभाव ज़्यादा व्यापक रूप से बनेगा। अब संकट में चोट, जान-माल की क्षति होती है, लेकिन अगर आपदा है यही, तो इसमें क्या होगा, व्यापक क्षति बन जाती है, मतलब अत्यधिक व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये जो भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी है, सुनामी, भूस्खलन, सूखा, ये सब प्राकृतिक संकट के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर इसी को हम आपदा के रूप में अगर समझना चाहें तो ये समाज को उस सीमा तक प्रभावित कर देगा जहाँ की वाह्य सहायता के बिना हम पुनः रिकवर नहीं हो पाते, मतलब हमें भी जब तक बाहरी मदद नहीं मिल पाएगी तब तक हम उस आपदा से उबर नहीं पाएंगे। तो ये अंतर होता है मूलभूत संकट और आपदा के में। मतलब संकट क्या है, थोड़ा कम व्यापक है, जबकि आपदा अधिक व्यापक रूप में हमें प्रभावित कर रही है। ठीक है। अब अगर हमारे सामने कोई संकट या आपदा अगर आ गई है तो अब हमें उसका सामना तो करना ही है, तो उसके लिए सामना करने की हमारे पास क्या क्षमता है उसको भी हमें समझना होगा। तो जो सामना करने की क्षमता होती है ना, ये क्या होता है, हमारे पास जो भी संसाधन है जो हमने अभी तक एकत्रित किए होते हैं, तो उसमें क्या है, उपलब्ध कौशल और जो भी संसाधन हैं उनका हम उपयोग करके जो परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो हमारे सामने उत्पन्न हो गई हैं, या जो भी आपदा आ गई है, या जो जोखिम आ गया है, उत्पन्न हो गया है, उनको क्या करेंगे, उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे। और क्या करेंगे कि संगठनों और प्रणालियों की मदद लेते हुए अब इस क्षमता से हम क्या करेंगे कि सामान्य समय में, जो हमारा सामान्य समय है, के साथ साथ आपदा या प्रतिकूल परिस्थिति में हम ऐसा जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, अपने जो भी संसाधन हैं या कुशल प्रबंधन की मदद से क्या करें, उसका सामना करने का प्रयास करते हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए क्या हो जाती है कि आपदा की स्थिति से हम कम समय में पुनः अपनी पुरानी परिस्थितियों में आ सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो आपदा जो आ गई हमारे सामने, उसका अगर हम सामना करने की ये क्षमता है हमारे पास, तो ये जो भी जोखिम है उसको कम करने में सहायक होती है। मतलब अगर हमने क्षमता का निर्माण कर लिया है तो ये आपदा हमें कम प्रभावित करेगी। संकट एवं आपदा में जो मूलभूत अंतर है उसको समझने के बाद हम आपदाओं का हल्का फुल्का वर्गीकरण अभी समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर हमारे सामने कोई आपदा की स्थिति आ गई है तो उसे हम दो श्रेणियों में बांटने का प्रयास करते हैं कि ये कैसी है, प्राकृतिक आपदा है कि मानव द्वारा कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न की गई है जिससे ये आपदा उत्पन्न हुई है। तो अर्थात कह सकते हैं कि आपदा दो तरीके की होती हैं, एक तो प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं या तो मानवजन्य आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं में ऐसी आपदा होती हैं जो कि कोई प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे कोई मौसम संबंधी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, या भूगर्भीय या जैविक मूल की कोई घटना ऐसी हो जाए जिसके पश्चात हमें चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सब स्थिति अगर हमारे सामने उत्पन्न होगी तो ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण बनती है, और मतलब जो कि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई है। जैसे भूस्खलन है, बाढ़, सूखा, आग, ये सब सामाजिक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं क्योंकि ये प्राकृतिक और मानवजन्य दोनों ही कारणों से घटित हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर जो बाढ़ की जो स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो रही, वो अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन या मानव अपशिष्ट जो नदियों में बहाए जाते हैं उसके कारण, जल निकासी में जो व्यवधान उत्पन्न होता है उसके कारण जैसे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आ गई। जबकि मानवजन्य जो आपदाएं हैं उनमें हम समझ सकते हैं कि ऐसी आपदाएं जो कि मानवीय असावधानी के कारण घटित होती हैं या मानवीय उपेक्षा के कारण हमारे सामने घटित हो गई। जैसे कि कोई उद्योग है या कोई बड़े कल कारखाने हैं, उनमें ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जो इकाइयां हैं उनमें कभी कदार देखते हैं कि जैसे विस्फोट हो जाता है या विषाक्त अपशिष्ट हैं उनका कभी रिसाव, हाल ही में कितने गैस के रिसाव की घटनाएं हुई। और जैसे प्रदूषण है, बांध का टूटना है, युद्ध,
या कोई नागरिकों के मध्य संघर्ष आदि की जो घटनाएं हैं, इनमें से कैसी कई जो हैं आपदाएं अक्सर हमारे सामने घटित होती रहती हैं। तो ये कैसी आपदाएं हो गई, ये मानवजन्य आपदाएं हो गई। मतलब आपदाओं को मुख्य रूप से हमने दो वर्गों में विभाजित कर लिया है, जो कि प्राकृतिक आपदाएं हो गई और एक मानवजन्य आपदा हो गई। ठीक है, अब अगर हमारे सामने आपदा की स्थिति अगर तैयार ही हो गई है, तो अब हम ये प्रयास करेंगे कि आपदा के प्रभाव को हम कम से कम समाज पर प्रभाव पड़ पाए, कम से कम हमारा नुकसान हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा प्रबंधन चक्र बनाना पड़ेगा, यानी कि आपदा को रोकने के लिए, या आपदा अगर आ गई है तो उसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपदा का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं या गतिविधियां हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे जो हमने उपाय हैं कुछ ऐसे शामिल किए हैं, या हमने प्रयास किया है कि आपदा के आने से पहले हम उसके रोकथाम के लिए, या अगर आपदा आ गई है तो उसके दौरान या आपदा के पश्चात कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम गतिविधियां हम कर सकते हैं जिससे कम से कम हमारे समाज पर प्रभाव पड़े। तो कह सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन चक्र है उसके 3 चरण हैं, जिसमें हम सबसे पहला चरण जो होता है आपदा पूर्व होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन चरण कहते हैं। इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, अगर आपदा को आने से पहले रोकथाम रोकने के प्रयास करेंगे, उसको समन या उससे आपदा आने के पहले की जो तैयारी है इसे हम समझ सकते हैं। मतलब आपदा तो नहीं आई है, लेकिन हम पहले से ही तैयारी करके रखें, अलर्ट रहें कि अगर आपदा आ जाए तो हमारी जान माल की कम से कम क्षति हो। ऐसी गतिविधियां हम करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, हमारे समाज में जो है जागरूकता अभियान चलाएंगे, और क्या करेंगे, वर्तमान में जो हमारा कमज़ोर ढांचा है उसको मजबूत बनाने का प्रयास कर लें कि जिससे कम से कम प्रभाव पड़े। घरेलू या सामुदायिक स्तर पर हम क्या करेंगे, आपदा प्रबंधन की अनेक योजनाएं, कार्यशालाएं आयोजित करवा लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, जोखिम कम से कम हमारे समाज में जोखिम हो, हमें आपदा का जोखिम कम से कम सामना करना पड़े, इसके लिए हम ऐसे उपायों की या तैयारी करेंगे। इसे हम कह सकते हैं कि आपदा पूर्व की ये तैयारी है हमारी। ये सबसे आपदा प्रबंधन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला चरण है कि हम आपदा आने के पहले ही स्वयं ऐसा प्रयास करते हैं कि कम से कम हम पर प्रभाव पड़े। अब अगर आपदा की स्थिति हमारे सामने आ गई हो तो ये अब हमको क्या करना है, आपदा के दूसरे चरण में जाना पड़ेगा कि आपदा प्रबंधन का जो दूसरा चरण है कि आपदा तो घटित हो गई है, तो अब आपदा के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पीड़ित हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब वो जो पीड़ित हैं उनकी जो दैनिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी रसद सामग्री है, उनको उपलब्ध कराएंगे, और उनकी जो समस्याएं हैं उनमें जो भी सामाजिक मानसिक जितनी भी समस्याएं उनमें उत्पन्न हुई हैं, या उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके कष्टों को हम क्या कर कम से कम करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऐसे कार्यक्रम या गतिविधियां आयोजित करेंगे जिससे कि आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। ठीक है, अब अगर आपदा के बाद, आपदा के पश्चात हम आपदा अगर घटित हो गई है उसके पश्चात हम प्रभावित समुदाय में शीघ्र से शीघ्र सोचेंगे कि वो फिर से समाज पुरानी स्थिति में आने का प्रयास करेगा, और हम उसमें बाहर से ऐसी मदद पहुंचाएं कि वो शीघ्र से शीघ्र पुनर्बहाली व पुनर्वास की स्थिति में आ जाए। तो हम ऐसी गतिविधियों को शामिल करेंगे कि जिससे कि आपदा के पश्चात समाज हमारा जल्दी से जल्दी उस आपदा से रिकवर होने का प्रयास करे, और रिकवर होकर के अपनी पुरानी दैनिक रोजगार कार्य प्रणाली को अपना फिर से संपादित कर सके। तो आपदा प्रबंधन में हमने ये पढ़ा कि 3 चरण होते हैं। उन तीनों चरण के पश्चात हम देखते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या अभी तक कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं या क्या पृष्ठभूमि रही है, उसके पश्चात अब क्या किया जा रहा है। तो अपने देश में अधिकतर कभी ना कभी कुछ आपदाएं आ जाती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो स्वतंत्रता से पहले जो हमारे देश में आपदा प्रबंधन का जो मॉडल अपनाया गया वो राहत उन्मुख था, मतलब राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाता था, और आपदा के दौरान जो भी हमारे सामने आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राहत विभाग स्थापित किए गए जिनसे कि सभी को राहत पहुंचा दी जाए, जो भी समस्या है उनको हल करने का प्रयास किया जाता है। इनमें क्या किया गया, राहत कोड तैयार किए गए और काम के बदले अनाज कार्यक्रम
शुरू करके उसमें अनाज इत्यादि वितरित करा करके लोगों को दैनिक जीवन यापन हेतु उनको व्यवस्था की गई। और स्वतंत्रता के पश्चात जो ये आपदा का प्रबंधन का उत्तरदायित्व है वो केंद्रीय राहत आयुक्त के अंडर में काम करने वाले प्रत्येक राज्य के राहत आयुक्तों को निहित कर दिया गया। मतलब जो केंद्र में एक केंद्रीय राहत आयुक्त हैं उनके अंडर में प्रत्येक राज्य के लिए जो राहत आयुक्त हैं उनका उत्तरदायित्व निहित कर दिया गया, जिनका कार्य है कि जो भी हमारे प्रभावित क्षेत्र है उनमें राहत सामग्री और मुआवजा इनको पहुंचाना है। तो मतलब उस समय की जो स्थिति बनी स्वतंत्रता के पश्चात ये था कि जो भी हमारे पास तत्कालीन स्थितियाँ हैं उनमें हमने समाज को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन जब 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया, 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित कर दिया गया। तो इसकी घोषणा के पश्चात इसी 1990 में के दशक में कृषि मंत्रालय द्वारा एक आपदा प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई। और जो आपदा प्रबंधन इकाई स्थापित की गई वो एक स्थायी एवं संस्थागत व्यवस्था के रूप में इसका प्रारंभ किया गया। अर्थात मतलब इसको परमानेंट के लिए स्थापित कर दिया गया। जैसे उस समय जो लातूर भूकंप आया या उड़ीसा के चक्रवात हैं या भुज भूकंप आया, इन सब आपदाओं के बाद कृषि मंत्रालय के जो तत्कालीन सचिव थे JC पंत जी, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इस समिति इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आपदा प्रबंधन जो प्रभाग था वर्ष 2002 में गृह मंत्रालय के अधीन इसे स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह से एक आपदा प्रबंधन हेतु एक स्थायी रूप से एक पदानुक्रमित एक संरचना, आधारभूत संरचना को विकसित कर दिया गया। इस तरह से क्या होता है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार क्या किया गया कि आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत रूप से कार्य योजना बनाई गई। इसके पश्चात ही क्या भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। इसे हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के रूप में जानते हैं। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA जिसे जो कि राज्य स्तर पर है, और जिला स्तरीय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की स्थापना की गई। इसमें एक ये करते हुए थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए ये किया गया कि जैसे पूर्व में जो राहत केंद्रित जो भी गतिविधियां आयोजित की जाती थी, जो भी अनुक्रिया हम का पालन करते थे राहत पहुंचाने के लिए, उसके स्थान पर अब जीवन को जीने के लिए आजीविका और संपत्ति की जो हानि हुई है उसको कम करने के लिए एक परमानेंट की व्यवस्था करने की प्रयास किया गया कि इसको निवारण कर दिया जाए और इसको जो भी आपदा आई है उसके समन और तैयारी आधारित एक दृष्टिकोण विकसित किया गया, जिससे जो समाज पर जो प्रभाव पड़ता है आपदा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, पूरी तरह से समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसका प्रभाव कम करने का प्रयास किया गया है। तो इसे हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो अधिनियमित किया गया उसमें डिटेल में से समझेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो 3 स्तरीय है। मतलब मूल रूप से राष्ट्रीय, राज्य और जिला, और उस तत्पश्चात ही स्थानीय स्तर पर इसे क्या किया गया है कि संस्थागत, कानूनी, वित्तीय और एक तरीके से समन्वित तंत्र के रूप में स्थापित किया गया। मतलब कि एक केवल थोड़े समय के लिए राहत पहुंचाने के बजाय इसके एक तरीके से परमानेंट रूप से ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे समाज के उन्नयन का प्रयास हो। इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर NDMA कार्य करेगा और राज्य स्तर पर SDMA और जिला स्तर पर DDMA की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे कि अब इसमें क्या है कि
आपदा प्रबंधन हेतु जो प्राथमिक उत्तरदायित्व है वो संबंधित राज्य सरकार का होता है। अर्थात अगर आपदा आई है तो उस राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसके निवारण एवं लोगों के राहत पुनर्वास की पूरी व्यवस्था का प्रयास करे। केंद्र राज्य एवं जिला स्तर पर जो स्थापित निगरानी तंत्र है वो राज्यों को प्रभावी रूप से आपदाओं का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थागत ढांचे का निर्माण किया गया है जिसे हम निम्न रूप से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थागत ढांचे हैं जो कि समय समय पर कार्य करते हैं अपने उत्तरदायित्व के हिसाब से। सबसे पहले जैसे आपदा प्रबंधन प्रभाग है, ये क्या है कि ये इसका समन्वित जो उत्तरदायित्व है आपदा प्रबंधन प्रभाग का वह गृह मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। ये क्या करता है कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं आए या जो भी मानव जनित आपदाएं हैं जैसे सूखे व महामारी के अलावा जो भी आपदा हैं प्राकृतिक व मानव जनित, यानी कि सूखा या महामारी के अलावा जो भी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा आई हैं तो उनके अनुसार ये अनुक्रिया करता है। ठीक है। हमें राहत पहुंचाने का प्रयास करेगा और जो भी तैयारी है उसका उत्तरदायित्व इस आपदा प्रबंधन प्रभाग का है। अब जो भी आपदा आ गई है उसके पश्चात जो हमें जोखिम का सामना करना पड़ रहा है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए तो गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो भी प्रभावित राज्य हैं जितने भी उन राज्य सरकारों से या संबंधित जो मंत्रालय हैं या विभाग हैं उन सभी से समन्वय स्थापित कर करके एक और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है या अन्य जो आपदा प्रबंधन संस्थान है सबके मध्य समन्वय स्थापित करके कार्य करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर जो अगला संस्था का ढांचा है वो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है। यह जो राष्ट्रीय कार्यकारी इसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में जानते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे एनईसी भी कहते हैं। यह आपदा प्रबंधन के लिए एक समन्वय का कार्य करता है, मतलब कि एक और निगरानी निकाय के रूप में भी कार्य करता है। समन्वय और निगरानी दोनों कार्यों के लिए जाना जाता है और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी जो समिति है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव द्वारा की जाती है। और जैसे कृषि है, परमाणु ऊर्जा है, रक्षा, पेयजल आपूर्ति का विषय है या पर्यावरण है और वन है और जैसे स्वास्थ्य है, विद्युत है और ग्रामीण विकास से संबंधित है या विज्ञान प्रौद्योगिकी का विषय है या अंतरिक्ष है, दूरसंचार, सहविधि विकास एवं जल संसाधन पर नियंत्रण वाले जो भी मंत्रालय और विभाग हैं इनके जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं ये सब इनके सदस्य होते हैं। तो इस राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में जैसे कोई भीषण आपदा की स्थिति आ जाती है तो उसमें केंद्रीय सहायता की जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ आपदा प्रबंधन अनुक्रिया ये सब समन्वय आपस में स्थापित करते हैं जिससे कि तत्कालिक रूप से लोगों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध करा दी जाए। इसमें क्या है, केंद्र सरकार के जो संबंधित जो भी मंत्रालय या विभाग हैं वो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए जो भीषण आपदा की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई है तो उस आपदा के दौरान वो राज्य में जितनी भी आवश्यकताएं जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा जो भी उपाय हैं उनके बारे में निर्देश प्रदान करती हैं कि किस तरह से कार्य करना है जिससे आपदा के प्रभाव को सामान्य जनमानस के बीच में हम कम से कम रूप से प्रभावित हो हमारा जनमानस। अब इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थागत ढांचा है इसमें अगली जो है सुरक्षा मामलों पर अनेक मंत्रिमंडलीय समितियां स्थापित कर दी जाती हैं। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति जो सीसीएस है वो भी एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके का संस्थागत ढांचा है। ये क्या कार्य करेगी, ये जैसे देश की जो भी सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है या आंतरिक सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं या विदेशी मामलों से संबंधित जो आंतरिक या बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी नीतिगत मामले हैं या उसके तहत जो मामले हैं उनको जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा को अर्थात मतलब जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हमारे जो भी कारक हैं, जो भी मुद्दे हैं, तो उनसे ये मतलब रखती है। तो हमें ये क्या करेगी, जो भी गंभीर सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं उनसे संबंधित सीसीएस क्या करेगी, आपदा से संबंधित जो भी निर्णय प्रक्रिया है उस पर ये निर्णय लेती है। तो सुरक्षा मामलों पर जो हमारी मंत्रिमंडलीय समिति है
गंभीर सुरक्षा संबंधी जो भी आपदा से संबंधित निर्णय प्रक्रिया है उसको ये संपादित करती है। और इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC यानी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन किया गया है। ये क्या करेगी, जो भी गंभीर या राष्ट्रीय जटिलता वाले बड़े संकट हैं या जो हमारे सामने कोई ऐसी गंभीर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी उन पर ये कार्रवाई करती है। इसमें क्या है कि अब चूँकि ये राष्ट्रीय जटिलता वाले कोई ऐसा संकट उत्पन्न हमारे सामने हुआ है तो ये संबंधित हो जाती है सुरक्षा बलों वाली जो भी सुरक्षा बल हैं या खुफिया एजेंसी है उनकी इसमें भागीदारी अत्यधिक आवश्यक हो जाती है, क्योंकि बिना उनके भागीदारी के ये कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसी घटनाएं जैसे समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए कोई आतंकवाद से संबंधित जो भी हमें कार्रवाई करनी है या हमारे सामने कानून व्यवस्था संबंधी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है या कोई ऐसे बम विस्फोट श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हो गए हैं या कोई हथियार व्यवस्था जैसे हवाई दुर्घटना हो जाए या हवाई हाईजैकिंग वगैरह हो जाए, तो इसमें बंदरगाह संबंधी या पत्तन में कोई आपात स्थिति हमें तैयार हो जाए या वन आदि में आग लग जाए, तेल क्षेत्र में आग लग जाए या तेल का रिसाव हो जाए, तो इस तरह की मतलब कोई ऐसी जटिलता वाली स्थिति जब तैयार होती है तो उसमें राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति द्वारा ये सब कार्यवाही की जाती है कि मतलब उस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा है। इसके अतिरिक्त अन्य एक जो संस्थागत ढांचा है राष्ट्रीय स्तर पर उसको समझते हैं, वो राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच, जिसे हम कह सकते हैं कि नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR। ठीक है, ये क्या करता है, भारत सरकार द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी विभिन्न तरीके के जो हित हैं उनका जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जितने भी शामिल लोग हैं या अन्य जो भी हैं जिनकी सक्रिय भागीदारी है और जो निर्णय में सहभागी हैं, जो कि इस प्रक्रिया को विकसित करने के लिए जो भी आवश्यकता पड़ रही है, तो वो इस राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच में शामिल होते हैं। एक तरीके से जो NPDRR जो है हमारी समिति, जो राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच है, इसकी अध्यक्षता जो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है और इसके कार्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी कार्य हुआ है या जो भी हो रही है प्रगति, उसकी समय समय पर समीक्षा करी जाती है कि कितना कार्य हुआ, कितना कार्य अवशेष है या कितना और हमें कार्य करना है। ठीक है, इसके अन्य कार्य में हम समझ सकते हैं कि ऐसी आपदा प्रबंधन की ऐसी नीति का हमें कार्यान्वयन करना है जो भी केंद्र व राज्य की जितनी भी एजेंसियां हैं कि ऐसे तरीक़ों को हम अपनाएंगे कि जिसे हमें उचित तरीके से परामर्श मिल जाए, जिससे कि हमें अपने आपदा प्रबंधन में को संचालित करने में अत्यधिक सहायता मिल जाए। और ये समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली है उसके विकास के लिए हमने क्या किया हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकार जो भी हैं या जो भी संघ शासित जितने भी प्रदेश हैं या सरकार हैं और स्थानीय सरकारों के मध्य ये क्या करेगा, समन्वय के संबंध में कि आपस में परामर्श प्रदान करता है कि कितना अधिक से अधिक समन्वय स्थापित कर लिया जाए कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना हमारे लिए अत्यधिक आसान हो जाए। और ये आपदा प्रबंधन की जो भी नीतियां हैं उनकी ये समय समय पर समीक्षा भी करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये अत्यधिक समझ सकते हैं कि अत्यधिक महत्वपूर्ण ढांचा हो जाता है। ठीक है, इसी अब राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थागत ढांचे में है उसका एक अन्य महत्वपूर्ण है उपक्रम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम समझ सकते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो इंडिया में है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, वो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए हमारा एक तरीके से सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, जो कि सब जगह एक तरीके से निगरानी तंत्र के रूप में काम कर रहा है। ये क्या है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो आपदा प्रबंधन संबंधी जितनी भी हमारी नीतियां हैं या जो भी कार्य योजनाएं हैं या जो जितने भी दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं उसके लिए पूरी तरह पूर्णतः उत्तरदायित्व इसी NDMA का ही होता है
कि वो ऐसे कार्य नीतियाँ या योजनाएं सब तैयार करे जिससे कि इसके दिशा निर्देश में ही जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं, विभाग हैं और राज्यों की उनसे संबंधित जितनी भी आपदा प्रबंधन की जितनी भी योजनाएं चलती हैं उनको तैयार करने में सहायता करना होता है। और इस सभी प्रकार की चाहे जैसी आपदा आ जाए हमारे सामने, वो प्राकृतिक हो सकती है या मानव जनित हो सकती है, उस पर ये कार्यवाही करती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अंतर्गत हम ये करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो भी योजनाएं हैं और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की योजनाओं को ये मंजूरी प्रदान करता है। अर्थात जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनको ये अपनी मंजूरी प्रदान करने का कार्य करता है। और जो इसके अन्य कार्यों में ये समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, जिसे NDRF के रूप में जानते हैं हम, उसके सामान्य अधीक्षण यानी कि उनकी जांच करना, निर्देशन करना व नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ही है। और ये काम NDMA द्वारा ही ये संपन्न किए जाते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल जो भी है, जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, NIDM जिसे, तो ये क्या करता है कि NDMA द्वारा जो भी कार्य नीतियाँ या दिशा निर्देश, योजनाएं जितनी भी अभी तक दिशा निर्देश इसे मिलते हैं, उसके लिए क्या करता है, फ्रेमवर्क के तहत कार्य करता है। मतलब उसके लिए तरीके से फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। ठीक है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, कोई हमारे सामने जैसे भीषण आपदा की जो आशंका है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भीषण आपदा हमारे सामने आ सकती है, तो उस आपदा के दौरान जो बचाव व राहत कार्यों के लिए जो आवश्यक जितनी भी हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है एक अनुमानित रूप से आपातकाल स्थिति में, तो क्या करते हैं कि भविष्य में जैसे कोई आपदा आने की हमें आशंका लग रही, तो हम पूर्व में ही उसके लिए क्या करते हैं, आपातकालीन खरीद हेतु NDMA को विभिन्न विभागों या प्राधिकारियों को अधिकृत कर देते हैं। यानी हम ऐसे पावर देते हैं कि जो भविष्य में हमारे सामने अगर कोई आपदा की स्थिति आ जाए, तो उस आपदा से निपटने के लिए आपातकाल स्थिति को में हम क्या कर लेंगे कि ऐसी खरीद करके एकत्रित कर लेते हैं कि उस स्थिति का हम आसानी से सामना कर पाएँ। ठीक है। और NDMA किसी भीषण आपदा की जैसे जो भी आशंका की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो या आपदा से निपटने के लिए या उस आपदा को हमें रोकना है, उसकी तैयारी करता है या उसके लिए क्या कर लेता है कि क्षमता का निर्माण करने का क्षमता का पूरी तरह से निर्माण करता है कि जो भी आवश्यकता हमें पड़ जाएगी भविष्य में या जो भी उपायों की ज़रूरत है, उनको ये क्या करता है, आवश्यकता अनुसार उन उपायों की तैयारी करके रखता है कि अगर हमारे सामने कोई स्थिति तैयार हो आ गई है ऐसी, तो उनका उस स्थिति से हमें किस प्रकार से निपटना है। ये मतलब आपदा के को रोकने और आपदा के शमन के लिए और तैयारी संबंधी जितने भी उपाय हैं उनके लिए क्या करता है, वित्तीय प्रावधान या जो भी अनुप्रयोग करना है वित्तीय प्रावधान या जो भी उनका क्या करेगा, निरीक्षण भी करता है। ठीक है। तो ऐसी घटनाएं जिनमें सुरक्षा बल हैं या कोई खुफिया एजेंसियों की ज़्यादा भागीदारी की आवश्यकता है, जैसे कोई आतंकवादी कोई घटना हो जाती है, ठीक है, या कानून और व्यवस्था से संबंधित कोई मामला ऐसा पड़ जाता है हमारे सामने, या कोई बम विस्फोट या हाईजैकिंग की कोई हवाई दुर्घटना कोई हो जाए या कोई भी ऐसी आपात स्थिति हमारे सामने तैयार हो जाए, तो ये सब जो घटनाएं हैं ना, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के नियंत्रण में ये की जाएंगी। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो उसके लिए कई परामर्शदात्री समितियों की भी स्थापना की जाती है, जिसमें कि जो कि इस आपदा से संबंधित जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं या संबंध विषय हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं, शैक्षिक समुदाय हैं, सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं, इन और सिविल सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं, इस समितियों में परामर्शदात्री समिति में प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, जो कि इसके सदस्य के रूप में रहते हैं, जो समय समय पर होने वाली बैठकों इत्यादि में अपना वक्तव्य देते हैं, जो अपने महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की गई है, जो क्या अब कोई अगर आपदा
प्रबंधन की स्थिति अगर तैयार होती है तो उसके लिए एक संस्थान की व्यवस्था की गई है कि जहाँ पर समय समय पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो मानव संसाधन है उसका विकास करना है और क्षमता का निर्माण करने का जो प्रशिक्षण है देना है, और आपदा प्रबंधन के लिए जो अनुसंधान है और उनके दस्तावेजीकरण के लिए और नीतियों के समर्थन हेतु ये क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एक तरीके से उत्तरदायी एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है कि जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कार्य करता है, जिसे हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के रूप में जानते हैं। ये एक भीषण आपदा की जो आशंका की स्थिति अगर हमारे सामने है या आपदा आ गई है तो उस आपदा के दौरान ये NDRF जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है उसकी तैनाती की जाती है। ये उस समय पर आपदा के दौरान या आपदा के पूर्व सामान्य जो अधीक्षण करता है, निर्देशन या नियंत्रण का उत्तरदायित्व जो भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है इस पर निर्देशन नियंत्रण का उत्तरदायित्व NDMA का ही रहता है। तो इस प्रकार से NDRF कहीं भी किसी बड़ी आपदा के समय बड़ी मुस्तैदी के साथ ये अपना कार्य करता है। समय समय पर इसने अत्यंत बड़ी आपदाओं में, जैसे 2008 में कोशी नदी में एक बाढ़ जब आई थी तो उस समय पर, और 2015 में नेपाल में जो भूकंप, अत्यधिक तीव्रता का जो भूकंप था उसमें कार्य किया। और जैसे रासायनिक, जैविक, रेडियो, कोई भी नाभिकीय ऐसी चुनौती कोई हमारे सामने स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें NDRF द्वारा ही कार्य उस स्थिति का सामना, आपदा स्थिति का सामना NDRF द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करने वाले ये जो संस्थागत ढांचे हैं वो आपदा की स्थितियों का बहुत उन्नत तरीके से सामना करते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर ढांचे हो गए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के समान ही राज्य स्तर पर ही भी संस्थागत अनेक ढांचों का निर्माण किया गया है जो कि क्या कर रहा है, राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपदा का प्रभाव हमारे समाज पर कम से कम पड़े। तो राज्य स्तर पर जो काम करने वाले हैं आपदा प्रबंधन मूल रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कार्य होता है, जिसमें भारत के जो प्रत्येक राज्य है वहाँ आपदा प्रबंधन हेतु स्वयं का एक संस्थागत ढांचा होता है। ठीक है, जिसमें कि प्रत्येक राज्य अपनी एक आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के आदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अपना क्या करती है, राज्य विकास योजनाओं के अंतर्गत जो भी आपदा आ सकती है उन आपदाओं की रोकथाम या उनको रोकने या शमन के उपायों के बारे में, और उन जो आपदा प्रबंधन से संबंधित वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनके लिए वित्तीय आवंटन करने, और आपदा पूर्व जो चेतावनी प्रणाली है उन पर ये क्या करती है कि स्थापना करने के लिए जितने भी आवश्यक कदम होते हैं उनको उठाती है। ठीक है, तो राज्य स्तर पर ये कार्य करती है। और कोई विशेष स्थिति ऐसी कोई तैयार हो जाए या तत्कालीन समय में कोई ज़रूरत के आधार पर या राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के जो भी पहलू है उस स्थिति में ये केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों की सहायता करती है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, ठीक है, SDMA की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो SDMA के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और प्रत्येक जो संघ शासित प्रदेश होता है वहाँ पर उसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस तरह से राज्य आपदा प्रबंध जो प्राधिकरण है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो SDMA है, तो इसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। उसके पश्चात ये और राज्य में तो मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और अगर कोई संघ शासित है तो वहाँ पर वहाँ के उपराज्यपाल, वहाँ की या जो भी प्रशासक हैं उनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी उस प्राधिकरण की।
ठीक है। इस तरह से संघ शासित प्रदेश जितने हैं उनके द्वारा इन सब का SDMA में जो है उत्तरदायित्व निम्नलिखित प्रकार से हो जाता है कि राज्य में जो भी आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी नीतियां हैं या कार्य योजनाएं हैं उनकी हम ये तैयारी करते हैं। ठीक है। अब इसके द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर NDMA द्वारा जो भी निर्धारित दिशा निर्देश हमें प्राप्त होते हैं उनका अनुपालन ये राज्य आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं। ठीक है। और राज्य आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन का जो भी समन्वय करना है या उनको समन करना या तैयारी से संबंधित जितने भी उपाय हमको करने हैं उनके वित्तीय प्रावधानों की ये अनुशंसा करता है। मतलब उसके लिए वित्तीय जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का ये कार्य करता है। ठीक है। और राज्य के विभिन्न विकास की आपदा से संबंधित जो भी विभिन्न विकास योजनाएं हैं उनकी समीक्षा भी ये करता है। ठीक है। तो राज्य इसी तरीके से जैसे राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण है उसी तरह से राज्य कार्यकारी समितियां हैं जिसे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी SEC के रूप में हम जानते हैं, जिसमें राज्य सरकार राज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन कर देते हैं। अब इसके गठन का भी कोई उद्देश्य ये है कि जो SDMA जो है हमारे पास राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण उसके कार्यों के निष्पादन में ये जो राज्य कार्यकारी समिति है ये क्या करती है, सहायता करती है, जिससे कि काम करना राज्य में थोड़ा सा आपदा के दौरान आसान हो जाए या जो भी आपदा प्रबंधन की जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसको आसानी से संचालित किए जा सकें। और आपदा प्रबंधन की जो भी राष्ट्रीय नीति है या राष्ट्रीय योजना है या राज्य योजना के जो कार्यान्वयन है उसको कुशलतापूर्वक संचालित करने में उसको समन्वय और निरीक्षण करने का कार्य ये सब जो राज्य कार्यकारी समिति है वो ये कार्य कर लेती है। ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको आपदा प्रबंधन के संबंध में विभिन्न पहलुओं से संबंधित जो भी सूचना उपलब्ध करानी है वो ये राज्य कार्यकारी समिति द्वारा कराई जाती है। तो राज्य स्तर पर जो भी संस्थागत ढांचा था उसके तहत हमने राज्य कार्यकारी समिति उसकी मदद के लिए है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर जो संस्थागत ढांचे के तहत थी जिला स्तर पर भी संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की गई है। इसमें जिसे हम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के रूप में जानते हैं। तो जिला स्तर पर जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका उत्तरदायित्व जिले स्तर पर जो भी आपदा संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपदा प्रबंधन संबंधित जो भी प्रयास करने हैं या जो नियोजन करना है उसका सबका उत्तरदायित्व DDMA का यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होता है। और DDMA यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिला स्तर पर जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। अब ये जो DDMA है उसका ये आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं वो उसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में अपने प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले हेतु एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करती है। और जिसके तहत ये इसके द्वारा जो भी राष्ट्रीय स्तर पर NDMA द्वारा व राज्य स्तर पर SDMA द्वारा जो भी निर्धारित दिशा निर्देश हैं उसका सभी जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। और ये जिले स्तर पर एक आपदा प्रबंधन की कार्य योजना का निर्माण करते हैं और उसके कार्यान्वयन का समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है। ठीक है। इसे और यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं, जिनका कार्य इनका जो भी हमारी समितियां हैं उनका निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करना है। और जिले स्तर के पश्चात अब स्थानीय स्तर पर भी जो स्थानीय प्राधिकरण हैं उनकी स्थापना की जाती है। जैसे जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर पालिकाएँ हैं, जिले एवं छावनी बोर्ड हैं और नगर नियोजन के जो भी प्राधिकरण हैं वो नागरिक सेवाओं का नियंत्रण व प्रबंधन करते हैं। और साथ ही जो भी आपदा प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उनके प्रबंधन, वहाँ पर राहत पहुँचाना और पुनर्वास का कार्य करना और वहाँ प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की जो भी गतिविधियाँ हैं उनके कार्यान्वयन हेतु अपने कर्मचारियों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करते हैं ताकि वहाँ पर
आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। और ये आपदा प्रबंधन योजना को राष्ट्रीय तथा राज्य के दिशा निर्देश के अनुसार, मतलब जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हमें दिशा निर्देश मिलेंगे या राज्य के दिशा निर्देश हमें जो प्राप्त होंगे, उसके अनुसार हमें ये आपदा प्रबंधन की योजनाओं का कार्यान्वयन करना होता है। ठीक है। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनके सुदृढ़ीकरण के लिए समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा सभी एसडीएमए और चयनित जो भी डीडीएमएस होते हैं, उनमें सुधार लाने के लिए उन्हें उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तावित की जाती है। उन कार्य योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से आपदा प्रबंधन के ये प्रॉपर चैनल है जिस पर कार्य होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है और तत्पश्चात राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। इस तरीके से आपदा प्रबंधन तंत्र कार्य करता है, जिससे आपदा के प्रभाव को अपने समाज और इसमें हम कम से कम रूप से आपदा के प्रभाव को कम कर सकें। इस तरह से जो भारत में इस प्रकार से हम आपदा प्रबंधन पर कार्य करते हैं। इस प्रकार अभी तक जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, उसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो ये संस्थागत ढांचा था और स्थानीय स्तर पर वो कार्य कर रहा था। इसके पश्चात जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पश्चात एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 अनुमोदित की गई। इसके तहत रोकथाम, समन, तैयारी और अनुक्रिया के आधार पर कार्य किया गया, जिसके आधार पर सुरक्षित और आपदा प्रत्यास्थ भारत के निर्माण का प्रयास किया गया। इसके उद्देश्य ये थे कि जैसे ज्ञान, नवाचार है और शिक्षा के माध्यम से हम जागरूकता इतनी फैलाएं कि रोकथाम तैयारी, किसी भी आपदा की रोकथाम के लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करके रखेंगे और अपनी जो प्रौद्योगिकी है, जो हमारे यहाँ का पारंपरिक ज्ञान है या पर्यावरणीय संधारिता है, उसके आधार पर हम आपदा के संबंधी उपाय हम प्रयास करेंगे। और साथ में आपदा जोखिम की पहचान कर करके उसका आकलन करके और निगरानी के लिए कुशल तंत्र विकसित कर लें, जिससे कि आपदा का कम से कम प्रभाव पड़े। और सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्निर्माण वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया है या मीडिया है, उसके साथ उपयोगी या एक सहयोगात्मक भागीदारी को इसमें प्रोत्साहन देना है, जिससे कि हमारे देश में आपदा प्रबंधन की जो विकासात्मक योजनाएं हैं, उनके निर्माण प्रक्रिया को इसमें शामिल कर लेना है। ठीक है। और इसमें प्रयास ये किया गया कि ऐसे परिवेश की स्थापना की जाए जिससे कि दिव्यांगजन है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या अन्य जो वंचित समूह है, जिससे समाज का ये जो वर्ग होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और वो अपना पुनः अपने को स्थापित करने में उससे दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और इसका उद्देश्य ये था कि समुदाय जो हमारा है या समुदाय आधारित जो भी संगठन है या पंचायती राज संस्थाएँ हैं या जो भी स्थानीय निकाय हैं, उनमें ये सिविल सोसाइटी जो है हमारी, उसमें आपदा प्रबंधन से सभी पहलुओं पर एक पारदर्शी कार्य योजना बनाई जाए और एक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, जिससे कि अधिक से अधिक हमें प्रभाव हमारे सामने परिलक्षित हो पाए। ठीक है। इसी प्रकार से एक जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की एक अन्य योजना आई वर्ष 2016 में, इसे हम अपनी पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना इसे कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा 2016 में एक पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई। इसमें ये प्रयास किया गया कि ये जो आपदा का जोखिम है, जो भी हमारे सामने आएगा, आपदा आएगी, तो आपदा जोखिम को कम से कम करने हेतु एक सेंदाई फ्रेमवर्क पर कार्य किया गया। ठीक है। इसका नाम दिया गया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क, सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक। और जो COP21 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में जो भी हमारे निर्धारित लक्ष्य थे और जो प्राथमिकताएं थी, उनको सूचीबद्ध किया गया। जो सेंदाई फ्रेमवर्क है, 2015 के बाद के विकास एजेंडे को हमने इसमें शामिल किया है। वो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें हमने आपदा जोखिम को कम से कम करने के महत्व को समझा और उसको मान्यता प्रदान की।
तो इस तरह से ये प्रयास किया गया कि जैसे पेरिस समझौता हुआ, जिसमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी मौसमी घटनाएं अत्यधिक बार बार बढ़ी हैं, उन सबको विचार करते हुए हमने ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्य योजना 2016 को अपनाया है। इसके तहत ये किया गया है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है, उसमें जो हमारा दृष्टिकोण है, प्रत्येक आपदा के लिए आपदा जोखिम को कम से कम करना है। उसके लिए जो सेंदाई फ्रेमवर्क है, उसमें हमने 4 प्राथमिकताओं पर काम करना है। ठीक है, इसमें अब जो 4 प्राथमिकताएं हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा कार्यक्षेत्र है, उसमें हम ये समझ लें कि सबसे पहले जो हमारे सामने आपदा का जोखिम है, उसको हम जोखिम को समझ लें, और इसको आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, उनके आपस में समन्वय को हम क्या करेंगे, स्थापित कर लेंगे इस तरह से कि एजेंसियां आपस में अच्छे से काम कर पाएँ और उन्हें काम करने में आसानी हो। आपदा के दौरान वैसे भी अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो अगर एजेंसियों के मध्य समन्वय अच्छा होगा तो वो बहुत सहयोगात्मक तरीके से कार्य कर पाएंगी। और इसके पश्चात आपदा का जोखिम है, उसको कम करने के लिए एक ऐसा निवेश संरचनात्मक उपाय करना है, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एक संरचनात्मक उपाय ऐसे करने हैं और गैर संरचनात्मक उपाय, दोनों पर हमें विशेष रूप से ध्यान करना है और अपनी क्षमता का विकास करना है। तो अर्थात हमने इन कार्य क्षेत्र को अपनाते हुए हमें आपदा प्रबंधन के जो सभी चरण हैं, जो 4 चरण हैं, जिसमें कि हमें रोकथाम करना है, और फिर रोकथाम के बाद शमन है, और उस पर जो अनुक्रिया करनी है, और सामान्य स्थिति को वापस पुनः बहाल करने के लिए, इस पूरा करने के लिए जो कार्य करना है, और इस तरह से हमें आपदा प्रबंधन के सभी चरणों पर इस तरह से कार्य करना है कि हम पूरी तरह से पुरानी स्थिति में वापस लौट सकें। और मानवजनित जैसे आपदाएं हैं, रासायनिक है, नाभिकीय है, आदि को भी इसमें कवर करना है। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किया है कि एक साथ एक लंबा कार्य योजना न बना करके छोटी छोटी योजनाएं बनाई है। जैसे पहले 5 वर्ष, 10 वर्ष व 15 वर्ष की योजनाएं हमने परिकल्पित की है। जैसे 5 वर्ष की जो लघु योजना है, और 10 वर्ष की मध्यम योजना है, और 15 वर्ष की दीर्घावधि वाली योजनाएं हैं, इनको हमने अपने फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया है। इससे ये होगा कि सभी ये जितनी भी इस तरह से काम करने में हमें आसानी होगी, और सभी सरकारी एजेंसियां या विभाग हैं, ये सब आपस में आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे, तो हमें अपने सबकी भूमिका या उत्तरदायित्व स्पष्ट हो जाएंगे, और सभी मंत्रालय आपस में समन्वय स्थापित करते हुए, जैसे ये कार्य किया गया है कि जैसे चक्रवात से संबंधित कोई है तो वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आदि को जैसे सौंप दिया जाए। इस तरह से सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए इस तरह से काम करना है कि आपदा प्रबंधन का जो प्रभाव है हम पर, हमको अधिक से अधिक उसका लाभ मिल पाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो योजना है, ये सभी विभागों की जो सरकारी एजेंसियां हैं, ये जो जितने भी विभाग हैं, उनके मध्य एकीकरण का एक तरीके से प्रावधान करती है, जिससे कि पंचायती व स्थानीय शहरी निकाय हैं, सभी स्तर पर जो भूमिकाएं हैं, उत्तरदायित्व सबका निर्धारित कर देती है, जिससे कार्य करने में समन्वय, आपसी समन्वय बना रहे। ये और इस योजना का दृष्टिकोण क्षेत्रीय है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र को कवर किया जा सके, जो न केवल आपदा प्रबंधन के लिए अपितु विकास योजना के निर्माण में भी लाभदायक होता है। इस योजना को इस प्रकार से क्रियान्वित किया गया है या तैयार किया गया है, जिससे कि आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को कार्यान्वित किया जा सके। ठीक है, इसमें जो प्रमुख गतिविधियां हैं जो इस योजना में, ये आपदा के प्रति जो भी अनुक्रिया करने वाली जितनी भी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, उनके लिए जो पूर्व चेतावनी जारी करना है, सूचना है, प्रचार करना है, चिकित्सा देखभाल है, क्योंकि आपदा के दौरान तो ये अति आवश्यक है कि सूचना तंत्र जारी रहे, चिकित्सा सेवाएं बहाल बनी रहें, और चेतावनी प्रणाली पूर्व में जारी कर दी जाए, जिससे कि लोग जागरूक हो जाएं, और ईंधन की व्यवस्था है, परिवहन है, खोज, और जो आपदा के दौरान जो लोग उसमें फंसे हुए होते हैं, उनको बाहर निकालना है, उनका बचाव करना है, या उनको जो खोजना होता है, इन सब गतिविधियों को पहचानने का कार्य करती
होती हैं, जिससे कि आपदा के दौरान अपनी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दिया जा सके। और ये सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए एक ऐसे ढांचे का निर्माण करती है कि और ऐसे ढांचा प्रदान करने का प्रयास करती है कि सामान्य स्थिति को पुनः जल्द से जल्द एक बहाल किया जाए। और ये एक लचीली व्यवस्था है जिसमें कि बेहतर पुनर्निर्माण किया जा सके। अब इसमें ये कार्य किया गया है कि इसमें सूचना तंत्र और मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्व दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि समुदाय जो होता है वो आपदा को निपटने के लिए जो सूचना वो मीडिया तंत्र है वो समुदाय को आपदा से निपटने के लिए तैयार करने के लिए सूचना पहुंचाती है और शिक्षा व संप्रेषण के द्वारा उन्हें जागरूक करने का प्रयास करती है कि ऐसे कार्यकलाप पर ज़्यादा बल दिया जाता है जिससे कि वो अपने को समुदाय हमारा समाज वो पहले से ही तैयार रखे कि अगर कोई हमारे सामने आपदा की स्थिति आ जाती है तो हम उसका सामना किस प्रकार से करेंगे। ये है आपदा के दौरान जो भी हमारा कवरेज है या जो भी दिशा निर्देश मिलने हैं उनका निर्देशन करती है। और ये योजना इसमें मीडिया से आपदा प्रभावित लोगों की मतलब ये प्रयास किया जाता है कि लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जाए। साथ ही ये भी प्रयास किया जाता है कि अफवाह या कोई ऐसी स्थिति का प्रसार न किया जाए जिससे कि समाज में दहशत की स्थिति तैयार हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे नोडल अधिकारी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है कि इनका भी नियंत्रण किया जा सके। और ये क्या करते हैं कि प्रशिक्षण है, जो क्षमता निर्माण है और सर्वश्रेष्ठ जो भी प्रणाली है उनके प्रणाली को आपस में समन्वय बनाए रखने का ऐसी कार्य योजना पर ये कार्य करती है। अब ये इसको देखा जाए तो इन जो भी आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाएं जो हमारे यहाँ चलती हैं तो उनका कोई हमारे लिए महत्व तो यही हो जाता है कि सभी चरणों पर ये जो भी दिशा निर्देश हमें मिल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर से या जिला स्तर से, तो उनके आपसी समन्वय के लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाते हैं। और ये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अस्पष्टता ना रहे कि जिससे कि योजना के क्रियान्वयन में कोई दिक्कत आए। हमें आपदा प्रबंधन के दौरान मतलब कौन सा कार्य किस चरण में किस स्थिति में किस प्रकार से संपादित करना है उसके लिए जो भी उत्तरदायी संस्था है या उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पूर्व में ही बता दिया जाता है। और इसकी परिकल्पना इस प्रकार से की गई है कि देश में कहीं भी कोई आपात की स्थिति अगर तैयार हो जाए तो उस पर मतलब पूरी तरह से सक्रिय तरीके से कार्य किया जा सके। और इसे इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपदा प्रबंधन में जब भी जैसी भी आवश्यकता पड़े उसे मतलब आवश्यकता अनुसार अपना उसमें पुनः थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आसानी से क्रियान्वित किया जा सके। बस ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पूर्व की अपेक्षा काफ़ी स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ बस कमियां ये हैं कि व्यवहारिक थोड़ा सा रोड मैप बनाने में असफल रही है। इसमें जैसे जो केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जो आपदा प्रबंधन की जो तैयारी की गई है या तैयारी है या उस पर जो कार्य करना है, सामान्य स्थिति को पुनः से बहाल करने का जो प्रयास करना है या पुनः निर्माण करना है, या जो शासन द्वारा जो भी कार्य प्रणाली की जो अपनाई जा रही वो अत्यंत सामान्य है। और इसमें इस कार्य प्रणाली में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये नहीं बताया गया है कि मतलब इसे कितने तरीके से कार्य करना है। इसमें जो लघु औसत मध्य या दीर्घकालिक आधार पर निष्पादित किया जाना है, इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया। योजना में जो वांछित निधि की कितनी आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इस पर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। इस प्रकार कुछ कमियों के होते हुए भी सेंदाई फ्रेमवर्क जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर देश में आपदा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार देश में जो आने पर समय पर आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए जो युद्ध स्तर पर कार्य किए जाते हैं उस पर अनेक सफल कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। उन पर कार्य करते हुए आपदाओं से आसानी से निपटा जाता है, चाहे जैसी आपदा आए।
तो इस प्रकार हमने देखा कि देश में आने वाली आपदा व उस पर आपदा प्रबंधन पर की जाने वाली तैयारियां और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजनाएं जो हैं, राज्य स्तर पर और जिला स्तरीय जो भी कार्य योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया गया है, जिससे आपदा से आसानी से निपटा जा सके। तो आज की क्लास में हमने आपदा प्रबंधन पर इतना डिस्कस किया है। अब बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।